Today we will discuss about balance of payments of a country. अब देखिए जिसके जैसा कि इसके नाम से लग रहा है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। जहां पेमेंट की हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हुआ कि हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं या कहीं से पेमेंट रिसीव कर रहे हैं। तो पहली बात एक बात ये याद रखिए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट is the systematic record of receipts and payments of a country with rest of the world। अब जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करते हैं तो बैलेंस ऑफ पेमेंट दो कंट्रीज के बीच के ट्रांजैक्शन को बताता है। ये बता रहा है कि एक साल के अंदर हमारे देश में बाहर से कुल मिलाकर कितनी आमदनी हुई, कितना पैसा बाहर से आया और कितना हमारे देश से विदेशों में चला गया। ये जो इसका एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, जिस तरीके से आप अकाउंट में बैलेंस शीट बनाते हैं उस तरीके से हम बैलेंस शीट बना लें कि एक साल के अंदर कितनी आमदनी हुई, कितने खर्चे हुए हमारे देश के फॉरेन कंट्री के साथ, तो वो आपको हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को अगर हम डिफाइन करें तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ए सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस बिटवीन रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री एंड रेजिडेंट्स ऑफ फॉरेन कंट्रीज इन एन अकाउंटिंग ईयर। मैं लिख देता हूँ इसे BOP, systematic record of all economic transactions between residents of the country and residents of foreign countries in an accounting year। देखिएगा आप एक एक वर्ड इसका देखें तो ये सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। सिस्टमेटिक रिकॉर्ड का मतलब जिस तरीके से आप बैलेंस शीट बनाते हैं अकाउंट्स में उस तरह का एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है, एक तरह की बैलेंस शीट है ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हैं हमारे विदेशों के साथ बिटवीन रेजिडेंट्स ऑफ आवर कंट्री एंड रेजिडेंट्स ऑफ फॉरेन कंट्री, इंडिया और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ एक साल के अंदर कुल मिलाकर कितना इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हुआ उसका अगर हम एक सिस्टमेटिक तरीके से बैलेंस शीट की तरह अगर हम एक अच्छा रिकॉर्ड बनाएं तो वो रिकॉर्ड जो है आपका वो कहलाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट ये सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन रेजिडेंट्स ऑफ आवर कंट्री एंड रेजिडेंट्स ऑफ फॉरेन कंट्रीज इन एन अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर आप पहले से जानते हैं 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो ये हो गया हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट के मेनली दो कंपोनेंट्स होते हैं। जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करते हैं, विदेशों के साथ लेन देन की बात करते हैं तो दो तरीके के रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स होते हैं, करेंट एंड कैपिटल। अब इसका मतलब हुआ कि देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, BOP एट करेंट अकाउंट एंड BOP एट कैपिटल अकाउंट। BOP एट करेंट अकाउंट, करेंट अकाउंट के नाम से आपको मालूम पड़ रहा है करेंट अकाउंट मतलब दो ऐसे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स which are not related with assets and liabilities, और BOP एट कैपिटल अकाउंट का मतलब which affect assets and liabilities of two countries। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड करेंट अकाउंट के अंदर चार इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। विजिबल आइटम्स यानी गुड्स, इनविजिबल आइटम्स दैट इज सर्विसेज, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स, इंटरनेशनल इनकम्स का मतलब हुआ हमारे देश के लोग विदेशों में काम करते हैं, वहां से पैसा कमा के लाते हैं, सैलरीज कमा के लाते हैं, और विदेशी लोग भी हमारे देश में सर्विस करते हैं और यहाँ से पैसे कमा के ले जाते हैं। तो ये जो आपकी इंटरनेशनल इनकम है, रेमिटेंसेस हैं, यहाँ इसके अंदर रेमिटेंसेस आते हैं। इसको देखते हैं अभी आप। विजिबल आइटम्स, विजिबल आइटम्स का मतलब एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। अब आपसे पूछे जाए बताइए डॉक्टर की सर्विसेज आर विजिबल है या इनविजिबल? भाई डॉक्टर की सर्विसेज तो इनविजिबल है। ये पेन क्या है, विजिबल है इनविजिबल है? इट इज विजिबल, वी कैन सी, वी कैन टच इट, विजिबल है।
तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, गुड्स का मतलब जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर हार्डवेयर, फैन, बुक्स, लेदर, शूज, क्लोथ्स, ये सब विजिबल आइटम्स हैं। तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स दैट इज विजिबल आइटम्स इन एन अकाउंटिंग ईयर आर इंक्लूडेड इन दिस आइटम एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड। इसे बैलेंस ऑफ ट्रेड भी कहते हैं। ऑल्सो कॉल्ड मर्केंडाइज बैलेंस। इसको मर्केंडाइज बैलेंस भी कहते हैं। तो आप बैलेंस ऑफ ट्रेड की अगर डेफिनेशन पूछिए व्हाट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड, तो आप बताएंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स ओनली इन एन अकाउंटिंग ईयर। अब आप बताइए एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ मशीनरी, एक मशीनरी हमने बाहर से खरीदी तो वो किस में आएगी, डेफिनेटली एक्सपोर्ट में आएगी। एक मशीनरी हमने यहाँ से इंपोर्ट कर दी तो वो हमारे इंपोर्ट में आएगी, वो भी विजिबल आइटम्स में आएगी। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ मशीनरी इज इंक्लूडेड इन विजिबल आइटम्स एंड इट इज ए पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ BOP एट करेंट अकाउंट। नाउ इनविजिबल आइटम्स, invisible items means export import of services like transport, communication, banking, insurance etc. जब कोई फॉरेन आदमी हमारे यहाँ से कोई सामान खरीदता है तो हम उसको ट्रांसपोर्ट सर्विसेज देते हैं, इंश्योरेंस सर्विसेज देते हैं, कम्युनिकेशन फैसिलिटी देते हैं, बैंकिंग सर्विसेज देते हैं। तो इनसे हमें आमदनी होती है। इसी तरीके से हम जब बाहर के लोगों से कहीं से कोई सामान खरीदते हैं या लेकर आते हैं तो वो भी हमें ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस ये सारी फैसिलिटी वो प्रोवाइड करते हैं और हमसे फीस चार्ज करते हैं। तो इनका भी जो डिफरेंस है वो यहाँ पर इनविजिबल आइटम्स में आता है। गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स, जैसे मान लीजिए कहीं पर कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाती है फॉरेन कंट्रीज में तो हम विदेशों को गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स देते हैं, और जब हमारे यहाँ कहीं ऐसी दिक्कत होती है तो फॉरेन कंट्री से भी इस तरह गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स आते हैं। दे आर इंक्लूडेड BOP दिस यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। इंटरनेशनल इनकम्स का मतलब है रेमिटेंसेस अर्न बाय रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री फ्रॉम फॉरेन कंट्री। हमारे देश के लोग विदेशों में काम करते हैं, वहां से कमा के ला रहे हैं, विदेशी लोग यहाँ से कमा के वहां ले जा रहे हैं, तो इनका रिकॉर्ड हमारे इंटरनेशनल इनकम के अंदर आता है। अब हम चलते हैं BOP एट कैपिटल अकाउंट। BOP एट कैपिटल अकाउंट का मतलब हुआ दोज आइटम्स विच अफेक्ट एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ ट्रेडिंग कंट्रीज, जो ट्रेडिंग कंट्रीज के एसेट्स एंड लायबिलिटी पर असर डालते हैं। ये दो तरीके की चीजें हैं, लैंडिंग एंड बोरोइंग, उधार लेना उधार देना, या फिर इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज। ये उधार लेन देन का काम भी दो तरीके से करते हैं। जैसे प्राइवेट फर्म है कोई, रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, टाटा आयरन स्टील कंपनी, अगर ये उधार ले रही है या किसी को उधार दे रही है तो ये प्राइवेट ट्रांजैक्शंस में आएगा। ऑफिशियल ट्रांजैक्शंस का मतलब है गवर्नमेंट द्वारा लैंडिंग एंड बोरोइंग्स, गवर्नमेंट कितनी लैंडिंग बोरोइंग कर रही है, गवर्नमेंट की कंपनीज कितनी लैंडिंग एंड बोरोइंग कर रही है, वो इसके अंदर इंक्लूड होंगी। इन्वेस्टमेंट दो तरीके का होता है, एक तो है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एक है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब ये हुआ इन्वेस्टर हैज डायरेक्ट फिजिकल कंट्रोल ओवर द एसेट्स। मान लीजिए कि आपके पास 1 करोड़ रुपया है, आप चाहते हैं ब्रिटेन में इन्वेस्ट करना, तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक तरीका यह है कि 1 करोड़ रुपए को लेकर ब्रिटेन में जाइए, वहां पर एक कंपनी स्टैब्लिश करिए और अपने हिसाब से चलाइए। इस तरीके से क्या होगा तो उस कंपनी के ऊपर आपका डायरेक्ट फिजिकल कंट्रोल होगा, डायरेक्ट फिजिकल कंट्रोल होगा। दूसरा तरीका यह है कि आप कहीं मत जाइए, अपने 1 करोड़ रुपए से ब्रिटेन की कोई कंपनी है उसके शेयर्स खरीद लीजिए, वो भी आपका एक इन्वेस्टमेंट का तरीका है। लेकिन उसमें क्या होगा कि उस इन्वेस्टमेंट में आपका डायरेक्ट फिजिकल कंट्रोल नहीं होगा, नो फिजिकल कंट्रोल, तो उसे हम कहते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर इन्वेस्टर हैज डायरेक्ट फिजिकल कंट्रोल, इन केस ऑफ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट नो फिजिकल कंट्रोल, यहां पर कंट्रोल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल टाटा एस्टैब्लिशेस ए कंपनी इन ब्रिटेन,
it is a part of direct investment. Tata purchases shares of a company working in Britain, it is a part of portfolio investment. तो इस तरीके से कई बार इनमें दोनों में डिफरेंस आता है लिखने के लिए कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो आप इसमें 2 पॉइंट बताएंगे। इन दिस केस द इन्वेस्टर हैज डायरेक्ट फिजिकल कंट्रोल ओवर द एसेट्स। इन्वेस्टर का एसेट्स के ऊपर डायरेक्ट फिजिकल कंट्रोल होता है। इसमें बताएंगे द इन्वेस्टर डज नॉट हैव डायरेक्ट फिजिकल कंट्रोल ओवर द एसेट्स। इन्वेस्टर का एसेट्स के ऊपर कोई डायरेक्ट फिजिकल कंट्रोल नहीं होता है। तो ये 1 पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट लिखेंगे एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल टाटा एस्टेब्लिशेस ए कंपनी इन ब्रिटेन। यहां पर बताएंगे टाटा परचेजेस शेयर्स ऑफ ए कंपनी वर्किंग इन ब्रिटेन। तो ये दोनों में आप डिफरेंस बता देंगे। तो यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। मैंने अब तक आपको क्या बताया था, हम सुन लें। बैलेंस ऑफ पेमेंट, systematic record of all economic transactions between residents of a country and residents of foreign countries in an accounting year। इसके 2 मेन कंपोनेंट्स हैं, बीओपी एट करंट अकाउंट, बीओपी एट कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, इंटरनेशनल इनकम्स आते हैं। इसमें लैंडिंग एंड बोरोइंग्स, इन्वेस्टमेंट, लैंडिंग एंड बोरोइंग प्राइवेट भी हो सकता है, प्राइवेट कंपनी कर सकती है, गवर्नमेंट कर सकती है। इसमें डायरेक्ट कंट्रोल होता है, इसमें डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता है। याद रखना है आपको, विजिबल आइटम्स का जो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट है इट इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड भी कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। बीओपी एंड बीओटी, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए आप इस चार्ट की हेल्प से डिफरेंस बता सकते हैं। ध्यान से सुन लिए, यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, इसके बाद तो आप जवाब देंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट has 2 accounts, current account as well as capital account, whereas balance of trade includes items only at current account। बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ करंट अकाउंट पे ट्रांजैक्शंस हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट में दोनों हैं। सेकेंडली बैलेंस ऑफ ट्रेड इंक्लूड्स विजिबल आइटम्स ओनली, इसके अंदर ओनली विजिबल आइटम्स हैं, और इसके अंदर बोथ हैं, बोथ विजिबल एंड इनविजिबल, इसमें दोनों आते हैं। तो इसका मतलब है ये वाइडर कॉन्सेप्ट है, ये नैरो कॉन्सेप्ट है। इट इंक्लूड्स विजिबल आइटम्स ओनली, इट इंक्लूड्स विजिबल एंड इनविजिबल आइटम्स, इट इंक्लूड्स ट्रांजैक्शंस एट करंट अकाउंट ओनली, इट इंक्लूड्स बोथ करंट एंड कैपिटल अकाउंट्स। तीसरी, इट इंक्लूड्स इन्वेस्टमेंट, लैंडिंग एंड बोरोइंग्स, इट डज नॉट इंक्लूड लैंडिंग एंड बोरोइंग्स। तो इस तरीके से आप बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड में डिफरेंस बता देंगे। इसके बाद एक टॉपिक आता है अदर आइटम्स ऑफ बीओपी। कुछ अदर आइटम्स भी हैं, और ये नॉर्मली क्वेश्चन एग्जाम में आता है। दीज आइटम्स इंक्लूड्स ऑटोनोमस एंड एकोमोडेटिंग आइटम्स। जब हमारा बीओपी होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, कुछ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट एक्टिविटी करते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट एक्टिविटीज इज टू अर्न मैक्सिमम लेवल ऑफ प्रॉफिट। लेकिन कभी क्या होता है कि जब हमारी पूरी 1 साल की सारे ट्रांजैक्शंस हो गए, आपने पूरा बैलेंस शीट बनाई, और बैलेंस शीट बनाने के बाद आपको पता चला कि हमारे एक्सपोर्ट तो हुए 50 करोड़ के और इंपोर्ट हो गए 60 करोड़ के। तो अभी तो बैलेंस नहीं हुआ, पैसा यहाँ से गया 60 करोड़ और बाहर से कमा कर आया 50 करोड़, तो 10 करोड़ का घाटा हो गया। 10 करोड़ कहाँ से आएगा? आपकी बैलेंस शीट तो कहती है भाई रिसिप्ट्स और पेमेंट साइड दोनों बराबर होने चाहिए। तो अब इसे बैलेंस करने के लिए आप क्या करेंगे, 10 करोड़ का बोरोइंग करेंगे, आप उधार करेंगे, उधार लेंगे, ताकि दोनों वैल्यूज बराबर हो जाएं।
अब आप ये बताइए जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो एक्टिविटी हुई थी आपकी, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? इनका मेन ऑब्जेक्टिव था टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। लेकिन ये 10 करोड़ रुपए जो आप उधार ले रहे हैं, ये जो उधार आप बाहर से पैसा ले रहे हैं, इसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, इसका ऑब्जेक्टिव है अपने बीओपी को बैलेंस करना। इसका मतलब है ये वो ट्रांजैक्शन है which is not relating to earning profit. Its aim is not to earn profit, whereas these transactions are those transactions which are done for earning maximum profit. Mind it, याद रखिए ये जो आइटम्स आपने ट्रांजैक्शन किए ये प्रॉफिट कमाने के लिए था, और ये जो किया ये प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं था, ये अपने बीओपी को करेक्ट करने के लिए था। तो ये जो आपके आइटम्स हैं जो कि प्रॉफिट मोटिव के लिए थे, दे आर कॉल्ड ऑटोनोमस आइटम्स, इनको ऑटोनोमस कहते हैं। और ये जो आइटम्स हैं जो कि प्रॉफिट के लिए नहीं है बल्कि अपने बीओपी को करेक्ट करने के लिए हैं, इसे एकोमोडेटिंग आइटम्स कहते हैं। तो हम दोनों में क्या फर्क हुआ, अब आप बताएंगे। इट रेफर्स टू दोज इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस व्हिच आर डन विद अ मोटिव टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। Motive is to earn maximum profit, but its motive is other than profit maximization. Its motive is other than profit maximization. Its motive is to earn maximum profit. Number 2, it is independent of the state of BOP. अब ये BOP आपका अच्छा होगा या बुरा होगा इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये जो आइटम्स हैं ये डिपेंड करते हैं कि हमारी BOP की क्या सिचुएशन है, क्या स्टेट है। अगर मान लीजिए यहाँ पर 60 की बजाय 40 होता तो हम यहाँ पर बोरोइंग होकर के लेंडिंग होती। इसका मतलब हुआ कि ये जो आइटम्स होगा इट डिपेंड्स अपॉन द स्टेट ऑफ बीओपी, और ये जो पहले से हो रहे थे ट्रांजैक्शंस दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टेट ऑफ बीओपी। तो दूसरा डिफरेंस ये हो गया कि ये जो ऑटोनोमस आइटम्स हैं दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टेट ऑफ बीओपी, और ये जो आपका एकोमोडेटिंग आइटम्स हो रहे हैं दे आर डिपेंडेंट अपॉन द स्टेट ऑफ बीओपी। तो नंबर 2, इंडिपेंडेंट ऑफ state of BOP, not independent of the state of BOP. अब ये क्योंकि दो बात समझ में आ गई। तीसरी बात ये है कि जो ऑटोनॉमस आइटम्स होते हैं ये पहले हो जाते हैं, उसके बाद फिर ये देखा जाता है कि भाई हमारी आमदनी कम हुई ज्यादा हुई, उसके बेसिस पर फिर हम एकोमोडेटिंग आइटम्स करते हैं। तो इसलिए ऑटोनोमस आइटम्स को हम कहते हैं अबव द लाइन ट्रांजैक्शंस, आल्सो कॉल्ड अबव द लाइन ट्रांजैक्शंस। and they are also called below the line transactions. तो इस तरीके से आपका ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता है डिफरेंस लिखने के लिए, ऑटोनोमस एंड एकोमोडेटिंग आइटम्स और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो ये आप इसमें से कर सकते हैं। अब आप देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट, जैसे आपको बताया कि ऑटोनोमस एंड एकोमोडेटिंग दोनों ही तरह के आइटम्स होते हैं, और ये एक तरह की बैलेंस शीट है। जब एक तरह की बैलेंस शीट है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ऑलवेज बैलेंस्ड। किसी भी कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा बैलेंस होगा। तो कई बार क्वेश्चन आता है, इज बीओपी ऑफ ए कंट्री ऑलवेज बैलेंस्ड? ये क्वेश्चन आता है। तो आप बताएंगे यस, BOP of a country is just like a balance sheet in which debit side and credit side must be equal, in which receipts and payment sides must always be equal,
देयरफॉर बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ऑलवेज बैलेंस्ड। अगर कहीं पे भी ऐसा हुआ कि डिसबैलेंस हुआ, मान लीजिए बीयूपी करंट अकाउंट पर सरप्लस हो गया तो कैपिटल अकाउंट पर डेफिसिट होगा, और अगर करंट अकाउंट पर डेफिसिट हो गया तो कैपिटल अकाउंट पर सरप्लस करना पड़ेगा। और जब हम ओवरऑल बीओपी को एक बार व्यू करेंगे, अगर हम ओवरऑल बीओपी को व्यू करें तो वी विल फाइंड दैट बीओपी विल ऑलवेज बी बैलेंस। तो ये भी एक फर्क होता है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमने आपको बताया था बैलेंस ऑफ ट्रेड बैलेंस होना जरूरी नहीं है, बट बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ऑलवेज बैलेंस। तो इस तरीके से ये सारी चीजें हो गई और इनको आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। इसके बाद आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर कहीं किसी टॉपिक में आपको डाउट हो, कहीं समझ में ना आ रहा हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर से लाइक करिएगा। थैंक यू वेरी मच।